अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल जो हम पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप के बारे में पढ़ रहे थे कि रेडियो आइसोटोप के यूजेस क्या हैं। कल हमने 3 फील्ड के अंदर इनके यूजेस पढ़े थे। फोर्थ फील्ड के अंदर जिसमें रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है वह डिटर्मिनेशन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन की सिमत मालूम करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट टाइम मैंने भी कहा था कि रेडियो आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं, ख़ुद को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं ताकि वो स्टेबल स्टेट तक पहुंच सकें, इसलिए उन्हें रेडियो आइसोटोप कहा जाता है। रेडियो आइसोटोप को जिस फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है वो है डिटर्मिनेशन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि किसी भी रिएक्शन की, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो जानदारों में हो रहा है या उसे हम इंडस्ट्री में करा रहे हैं, लैब में करा रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन सिमत मालूम करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ना सिर्फ ये रिएक्शन की सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बल्कि उस रिएक्शन की साख्त मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रिएक्शन की साख्त से मुराद के रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे, ये मालूम करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें एक केमिकल रिएक्शन की, तो एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक वो चीज़ जहाँ से रिएक्शन शुरू होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और एक वो चीज़ जहाँ पर रिएक्शन ख़त्म होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक एरो लगाया जाता है। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब होती है, मतलब रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ से केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, और प्रोडक्ट वो केमिकल कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पर रिएक्शन ख़त्म होता है। यही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब रेडियो आइसोटोप्स की मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। डायरेक्शन से मुराद आया कि वो रिएक्शन आगे की सिमत में जा रहा है या नहीं जा रहा, आया कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, या रिएक्शन रुक गया है, ये मालूम किया जा सकता है रेडियो आइसोटोप्स की मदद से। और दूसरे है स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन, मीन्स कि कौन कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, और फोटोसिंथेसिस या तो प्लांट्स में होता है या तो एल्गी में। इन जानदारों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस को फूड मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, मतलब एक ऐसा अमल जिसमें खुराक को बनाया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही इस्तेमाल होता है पानी। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल, और इस रिएक्शन के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, और साथ ही क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, सब्ज़ रंग का मादा है जो पौधों के अंदर या एल्गी के अंदर पाया जाता है। इसी सब्ज़ रंग की मादे की वजह से सूरज की रोशनी जज्ब हो जाती है, और उसी सूरज की रोशनी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया जाता है
और नतीजे में बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ ही खारिज होती है ऑक्सीजन गैस। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका मेन प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, जबकि ऑक्सीजन इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मीन्स वो प्रोडक्ट जिसकी फिल वक्त रिएक्शन में कोई अहम किरदार ना हो। अब यहाँ पर जो रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इन दो की वजह से रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को हम नाम देते हैं रिएक्टेंट का। तो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पर रिएक्शन ख़त्म होता है ये कहलाते हैं प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि रिएक्टेंट के अंदर अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मौजूद है, वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है। अब प्रोडक्ट में देखा जाए तो प्रोडक्ट में ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है और आगे ऑक्सीजन खारिज भी हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन किस रिएक्टेंट से हासिल हो रही है? आया कि वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या आया कि वो ऑक्सीजन पानी से आ रही है? यहाँ पर ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रही है? इसे मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक रिएक्टेंट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को चेंज कर देते हैं। ऑक्सीजन को चेंज करने से मुराद कि ऑक्सीजन का हम आइसोटोप इस्तेमाल कर लेते हैं, रेडियो आइसोटोप। जैसा कि ऑक्सीजन जो है वो नेचुरली कुदरती तौर पर ऑक्सीजन इस हालत में पाई जाती है, उसका एटॉमिक मास 16 होता है जबकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ये कुदरती तौर पर ऑक्सीजन इस हालत में होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन इन दो में से किसी एक के अंदर जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे वो ये वाली नहीं होगी, बल्कि इसका आइसोटोप होगा। और जो रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है उसका एटॉमिक मास 18 होता है जबकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ये वाली आइसोटोप कहलाती है रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप। अब क्या करते हैं, इन दो रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के अंदर इस रेडियो आइसोटोप को चेंज कर देते हैं। अब फ़र्ज़ के यहाँ से हम ये वाली ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो 16 और 8 की शक्ल में मौजूद है, नेचुरल ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीजन का ये एटम निकाल कर इसकी जगह पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन रख देते हैं, और उस आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 18 होता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेम वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन होगी, अगर ग्लूकोज में ऑक्सीजन 18 और 8 वाली हो, एटॉमिक मास 18 वाली ऑक्सीजन हो, तो इससे ये नतीजा अखज़ होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो 16 और 8 वाली है, नेचुरल ऑक्सीजन, और यहाँ पर वाटर में उसका आइसोटोप इस्तेमाल किया है। अगर ग्लूकोज के अंदर हमें ऑक्सीजन 18-8 वाली नज़र है तो समझ लें कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो हमेशा पानी से हासिल होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट की सूरत में खारिज हो रही है। तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आई वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं और उस रिएक्शन की स्ट्रक्चर भी मालूम कर सकते हैं कि आया कि वो रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना रहा। तो ये था इसका चौथा यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। नेक्स्ट जो यूज़ है
रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, वो है पावर जनरेशन के अंदर, यानी कि एनर्जी को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। तो यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द फील्ड ऑफ पावर जनरेशन, के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये काम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को या रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक और नाम भी देते हैं और वो है न्यूक्लियर आइसोटोप्स। तो न्यूक्लियर आइसोटोप भी कह सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। तो इन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और जिस प्रोसेस के ज़रिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बिजली तैयार की जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इस प्रोसेस की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से बिजली तैयार की जाती है। न्यूक्लियर लफ्ज़ निकला है न्यूक्लियर आइसोटोप से, और फिशन कहते हैं स्प्लिट होना, टूटना। मतलब एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, एक बड़े रेडियो एक्टिव आइसोटोप का टूटकर छोटे छोटे आइसोटोप में चेंज हो जाना। जब एक बड़ा रेडियो एक्टिव आइसोटोप छोटे छोटे आइसोटोप में चेंज होता है तो उसी दौरान एनर्जी खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसी हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज़ द रिएक्शन in which heavy nuclei means heavy nuclear radioactive isotope change into smaller nuclei। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियाई स्मॉलर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाए। न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियर आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो एक बड़ा और भारी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जब छोटे छोटे आइसोटोप में चेंज होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन के दौरान हीट पैदा होती है और उसी हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब एग्जांपल लेते हैं कि कैसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यूरेनियम, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप की ख़ास बात यह है कि इनमें से हर वक्त रेडिएशंस निकलती रहती हैं, तब तक ये रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं जब तक ये अपनी स्टेबल स्टेट को नहीं पहुंच जाते। अब इसी यूरेनियम 235 को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। क्या किया जाता है कि सबसे पहले यूरेनियम 235 के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन गिराए जाते हैं। इसी यूरेनियम 235 के ऊपर कम हरकत वाले न्यूट्रॉन डाले जाते हैं। जैसे न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ टकराते हैं तो ये यूरेनियम, जो कि एक हैवी न्यूक्लियाई है, चेंज हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में। और वो स्मॉलर न्यूक्लियाई है, पहला न्यूक्लियाई है बेरियम और इसका एटॉमिक मास 139, और दूसरा है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक मास है 94। तो यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियाई है, उसके एटॉमिक मास से भी पता चल रहा है कि उसका एटॉमिक मास 235 है। और ये स्मॉलर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है, एक बेरियम
उसका एटॉमिक मास 139 है, और दूसरा क्रिप्टॉन और उसका एटॉमिक मास 94 है। और इसी दौरान खारिज होते हैं न्यूट्रॉन्स और साथ ही खारिज होते हीट एनर्जी। अब जो हीट एनर्जी खारिज होती है, इसी हीट एनर्जी को बॉयलर के अंदर मौजूद पानी को गर्म किया जाता है। बड़े बड़े टैंक होते हैं जिन्हें बॉयलर कहते हैं। बॉयलर के अंदर पानी मौजूद होता है और जो हीट एनर्जी खारिज होती है, इसी हीट एनर्जी की मदद से बॉयलर में मौजूद पानी को गर्म किया जाता है। जैसे हीट एनर्जी की मदद से बॉयलर में मौजूद पानी गर्म होता है तो वो चेंज हो जाता है स्टीम के अंदर, भाप के अंदर। जो भाप होते हैं ये भी हीट रखते हैं, इनमें हीट होती है, यानी कि गर्म बुखारात। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो शुरुआत में जो बुखारात निकलते हैं, अगर हम उनके रास्ते में अपना हाथ रखें तो वो बुखारात हमारे हाथ को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन बुखारात में हीट होती है, और ऐसे गर्म बुखारात को जिनमें हीट हो उन्हें स्टीम कहते हैं। अब इन्हीं स्टीम के रास्ते में मौजूद होता है टरबाइन। ये जो गर्म भाप है, ये गर्म भाप उस टरबाइन के साथ टकराती है। जैसे टरबाइन घूमने लगता है तो टरबाइन अटैच होता है जनरेटर के साथ, और जैसे ही टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, बिजली पैदा होगी। तो इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करके विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का बहुत बड़ा इस्तेमाल है आजकल के दौर में, जदीद दौर में। अगर इसी रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सैम्बल, यानी कि सैम्बल की मदद से, एलिमेंट या आइसोटोप्स की सैम्बल की मदद से ज़हर करें, तो यूरेनियम का जो सैम्बल है वो U है, इसका एटॉमिक मास 235 है और इसका एटॉमिक नंबर 92 है। इसके ऊपर गिराया जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो सैम्बल है वो N है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ टकराते हैं तो बनता है बेरियम। बेरियम का सिंबल Ba है, इसका एटॉमिक मास 139 है, और इसी के साथ पैदा होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का सिंबल जो Kr है, इसका एटॉमिक मास 94 है। जो बेरियम है, बेरियम का एटॉमिक नंबर 57 है, जबकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, और साथ ही पैदा होते हैं न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रॉन खारिज होंगे वो 3 न्यूट्रॉन खारिज होंगे, और साथ ही पैदा होती है हीट एनर्जी। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, उसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सैम्बल ड्राइव किया गया, और इससे विद द हेल्प ऑफ सैम्बल अगर किसी केमिकल रिएक्शन को शो किया जाए तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ पावर जनरेशन बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ये थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप के यूजेस। अल्लाह हाफ़िज़।